गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के सामने हुआ हूँ फिर से प्रस्तुत एक नई वीडियो लेक्चर लेकर। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये हमारा 7वां वीडियो लेक्चर है और 7वां वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हम लोग नए चैप्टर का भी आज आरंभ करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को भी अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ा दूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले और भी बोर्ड एग्ज़ाम में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप अच्छा कर सकते हैं अगर इस तरह के वीडियो आप देखेंगे। और भी बहुत जगह से आपको मिल सकता है, बट पहले ये बेसिक चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आशा कर रहे होंगे कि आपने जितना भी मेरा लेक्चर पिछले कई दिनों से चला आ रहा है वो आप लोग देख लिए होंगे। अब मैं आशा कर रहा था कि 6 लेक्चर के बाद आप 7वां लेक्चर जो देखने जा रहे हैं ये हमारा 5वां चैप्टर है और ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और इसे हम लोग चैप्टर 4th नाम दिए हैं और इस चैप्टर 4th में केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो रासायनिक बल गतिकी के बारे में आज जानेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला, आज कुछ ही 25 से 26 मिनटों का वीडियो होगा और इसी दौरान हम आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप लोग एक फ्रेश पेज पर एक चैप्टर का नाम लिखिए, रासायनिक बल गतिकी, और ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का 4था चैप्टर है। हेडिंग डालिएगा रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग आज करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का परिभाषा लिखेंगे या फिर जानेंगे कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स कहते किसको हैं, केमिकल काइनेटिक्स से क्या मतलब है, क्या होता है इसके अंदर। तो हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं रासायनिक बल गतिकी को कुछ इस प्रकार। रासायनिक बल गतिकी फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की गति तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी। किस तरह से कोई भी अभिक्रिया होगा, कितने समय में होगा, या वो लंबा समय लेगा या ज़्यादा समय लेगा या मॉडरेट समय में वो रिएक्शंस हो जाएगा, सभी का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे? रासायनिक बल गतिकी के अंदर करेंगे। तो ठीक है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का वह पार्ट है जिसमें हम लोग अभिक्रियाओं की गति के बारे में तथा उसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। उसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। तो आप पहले एक पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पर एरो देखिए। फर्स्ट पॉइंट आप लोग जैसे क्लास में लिखते थे उस तरह से पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, भौतिक रसायन की वह शाखा, या रसायन, ऐसे लिख सकते हैं आप, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की गति एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अब जो हमारा ये रासायनिक बल गतिकी है,
ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। जैसे हमारा जो अभिक्रिया हुआ है, अभिक्रिया की जो गति है वो डिपेंड कर सकता है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, सांद्रण पर, तीनों चीजों पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये अब सुनिएगा, सिर्फ लिखिएगा इसको नहीं। तो हमारी जो अभिक्रिया है वो टेम्परेचर पर भी निर्भर कर सकती है, टेम्परेचर के बाद आया ताप पर निर्भर कर सकती है, और सांद्रण पर भी निर्भर कर सकती है। यह ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, अगला आप लोग इस पॉइंट को लिखिएगा। इस अभिक्रिया के नहीं, इसको कट कर दीजिएगा, इसको मत लिखिएगा। अगला हेडिंग डालिएगा आप, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ठीक है, इससे जानने से पहले कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग करना चाहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो भी बहुत प्रकार की होती है। कुछ तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही होती है कि वो तुरंत घटित हो जाती है, जैसे आयनिक यौगिकों का बनना, मतलब आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया के बारे में आप लोग सुना होगा कि वो तुरंत अभिक्रिया करके आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखे थे BaSO4 या फिर BaCl2 H2SO4 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। हमारा एक, इससे पहले आप एक चीज देख लीजिए, BaCl2 हो गया क्या, हमारा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को जब H2SO4 से जब रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास लवण और जल बनेगा, मतलब BaSO4 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, HCl विलयन के अंदर रह जाएगा। तो ये जो है आयनिक यौगिक है। तो आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक अभिक्रिया जो होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं, और वो रिएक्शंस आसानी से तेजी से हो जाता है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसको वर्षों लग जाता है होने में, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि जब लोहा में जंग लगता है तो वो एक बैय नहीं लग जाता है, मतलब एकदम से नहीं लग जाता है, उसमें समय लगता है। लोहा को अगर आप खुली हवा में छोड़ देंगे तो हवा और शुष्क वायु, पानी की उपस्थिति में वो धीरे धीरे अपना कलर है जो चेंज करते रहेगा, और उस कलर को हम लोग क्या कहेंगे, जंग। एक भूरे रंग का परत चढ़ जाएगा उस पर, उसे क्या कहेंगे, जंग। जंग के कारण वो लोहा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये है, तो ये जो अभिक्रिया हुआ ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसके पहले जो रिएक्शंस देखे, जिसमें BaCl2 H2SO4 के साथ तुरंत रिएक्शंस करके BaSO4 बना लेता है और साथ में HCl बना लेता है, तो ये रिएक्शंस आर फास्ट। दिस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। अमंग द रिएक्शंस विच वाज, जो हम लोहा को कहाँ रखें, छत पर खुले, वो रिएक्शंस और ये रिएक्शंस, इन दोनों में ये है कि बहुत ही फास्ट है, इस पर समय नहीं लगा, तुरंत बन गया है, लेकिन उसमें बहुत समय लगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्शंस, कोई अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो तुरंत हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया को होने में समय लग रहा है। लेकिन कुछ उसी समय कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो मॉडरेट समय लेती है। ठीक है, जो क्या लेती है, मॉडरेट समय, न ज्यादा दिन और न ज्यादा न कम समय, मॉडरेट, बीच में। तो उन्हीं सब अभिक्रियाओं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उन्हीं सब अभिक्रियाओं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम समझा ही दिए कि ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग अभिक्रिया की गति और उसकी क्रियाविधि के बारे में स्टडी करते हैं, और इसे हम लोग रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, रासायनिक बल गतिकी में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो तेजी से हो जाती है, जैसे आयनिक यौगिक बनता है, आयनिक कह सकते हैं रिएक्शंस, आयनिक अभिक्रिया
कुछ रिएक्शंस जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत समय लगता है उसको, लेकिन कुछ जो होती है वो मॉडरेट समय में ही अपना रिएक्शंस को पूरा कर लेती है। तो उस तरह की अभिक्रिया जो मॉडरेट समय में पूरा कर ले, उसको हम लोग आज यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, इसको आज पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बेग आप हेडिंग डालिए, रासायनिक अभिक्रिया का बेग आप हेडिंग डालिए। पहले क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया का बेग? तो इसका परिभाषा लिखने से पहले समझते हैं। प्रति इकाई समय में, या फिर बोल सकते हैं इकाई समय में, किसी भी पदार्थ का सांद्रण में अगर परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन? सांद्रण में, कंसंट्रेशन में, चेंजमेंट इन कंसंट्रेशंस, तो किसमें परिवर्तन होना चाहिए? सांद्रण में, समय के साथ। उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहेंगे। उस अभिक्रिया का क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। तो इकाई समय में किसी भी पदार्थ का सांद्रण में परिवर्तन, वो भी समय के साथ, दैट इज कॉल्ड द अभिक्रिया का वेग, वेग कांस्टेंट। ठीक है, अभिक्रिया का वेग कहेंगे इसे। एंड आगे इसके बारे में क्या जानना है कि जैसे कोई अभिक्रिया, आप लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, घटित हो रही है, तो उसमें एक अभिकारक होता था और एक प्रतिफल होता था। ये सभी को याद होगा, एक अभिकारक दूसरा प्रतिफल। अभिकारक जो होता था वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता था, और प्रतिफल जो होता था वो नया प्रोडक्ट बनता था, उसको हम लोग राइट साइड में लिखते थे। ठीक है, तो अभिकारक जो होता है उसका सांद्रण समय के साथ लगातार घटते जाता है। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोल दिया यहां पर। अभिक्रिया जिस तरह से घटित होते जाएगी, अभिकारक का सांद्रण जो होगा वो लगातार घटते जाएगा। और बच्चों, सांद्रण किसका बढ़ेगा? बी का। यहां पर मान लेते हैं कि कोई रिएक्शंस है हमारे पास, ए कोई रिएक्शंस है, ए कोई अभिकारक है, रिएक्शंस नहीं, मैं अभिक्रिया दिखा रहा हूं। तो ए कोई अभिकारक है और ये चेंज हो रहा है बी में। समझ रहे हैं आप लोग? ए कोई अभिकारक है, किस में चेंज हो गया? बी, प्रतिफल में। ये यहां पर हमारा अभिकारक है और ये हमारा क्या है? यहां पर प्रतिफल है। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा। ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है। क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कि लेफ्ट साइड में होता है वो अभिकारक होता है, राइट साइड में जो होता है नया चीज जो बनता है वो प्रतिफल होता है। तो यहां पर अभिकारक जो है, इसका सांद्रण क्या होगा? सांद्रण के बारे में ये कहना है कि सांद्रण इसका लगातार घटते जाएगा। सांद्रण क्या होगा? जैसे जैसे बी बनेगा वैसे वैसे ए का सांद्रण कमते जाएगा, कमते जाएगा, कमते जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि ए के पास कुछ नहीं बचेगा और बी के पास बहुत चीज होगा, यानी कि सांद्रण उसके पास अधिक होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहां सांद्रण क्या होगा? तीर ऊपर का मतलब इंक्रीज होगा। इसका सांद्रण घटता जाएगा और इसका सांद्रण बढ़ता जाएगा, मैं ये कहने वाला हूं। तो ये ध्यान दीजिएगा यहां पर कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो अभिकारक का जो सांद्रण होगा वो लगातार घटते जाएगा और प्रतिफल का जो सांद्रण होगा वो लगातार बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा। तो यहां आप ध्यान से देखिए, ए अभिकारक है और बी हमारा प्रतिफल है। इसका सांद्रण घटते जा रहा है और बी का सांद्रण बढ़ते जा रहा है, और ये तब तक होते जाएगा जब तक ए पूरा खत्म नहीं हो गया। ठीक है, ये समझिएगा। तो पॉइंट आप लोग, हेडिंग आप लोग डाल के रखे होंगे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इसमें आप कुछ पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, प्रति इकाई समय में किसी पदार्थ के सांद्रण में परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगला पॉइंट जो कमता था वो लिखेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का सांद्रण घटता है तथा प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है।
तथा प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग। यहां पर लिखिएगा अभिक्रिया का दर या वेग दोनों सेम चीज है, ठीक है। सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल। सांद्रण को हम लोग डेल्टा सी से लिख सकते हैं और इसको डेल्टा टी से लिख सकते हैं। तो अभिक्रिया का दर या वेग जो होगा वो डेल्टा सी बटा डेल्टा टी के बराबर होगा। समझ में ये सभी को आ रहा है? समझ में तो आ रहा होगा एटलीस्ट, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसकी जो इकाई होती है, अभिक्रिया का जो वेग है उसकी जो इकाई होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लिखिए इसकी इकाई मतलब इसकी मतलब किसकी, रासायनिक अभिक्रिया का वेग का, ठीक है, या फिर अभिक्रिया का वेग का। रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग का इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। इसके पहले ये वाला आप लोग को लिखना था, ये नहीं लिखना है। इसकी इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ये सभी को क्लियर है? अच्छा से क्लियर है या फिर किसी को डाउट है? तो यहाँ पर से हम लोग एक ही बात निकाले हैं कि जिस तरह से कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसके सांद्रण में परिवर्तन होगा समय के साथ। इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और जिस तरह से रिएक्शंस होते जाएगी तो अभिकारक का जो सांद्रण होगा वो लगातार क्या होते जाएगा, कमते जाएगा, और प्रतिफल का सांद्रण लगातार समय के साथ बढ़ते जाएगा। इतना लोग हम लोग क्लियर कर लिए थे पॉइंट्स को, ठीक है। अब क्या लिखेगा ये आप लिखिए नीचे। ए से कोई रिएक्शन होके बी बना रहा है, मतलब ए प्रतिफल है, अभिकारक है, और बी हमारा क्या है, सॉरी प्रतिफल है। बी हमारा क्या है, प्रतिफल है। तो इस तरह से आप लिखिएगा अभिकारक, इधर प्रतिफल, इसका सांद्रण डाउन और इसका सांद्रण अप, मतलब इसका सांद्रण घट रहा है, इसका सांद्रण बढ़ रहा है। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके नीचे आप पॉइंट लिखिएगा। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ता है या घटित होती है, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ता है या घटित होता है, वैसे वैसे ए का सांद्रण घटता जाता है। वैसे वैसे ए का सांद्रण, कैपिटल लिखिएगा, ए का सांद्रण घटता जाता है तथा बी का सांद्रण बढ़ता जाता है, तथा बी का सांद्रण बढ़ता जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? बी का सांद्रण क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए का जो सांद्रण है, माना कि t1 समय पर ए का जो सांद्रण है वो हम लोग मान लेते हैं c1। ध्यान से देखिए, कुछ इसमें बड़ा बात नहीं है। मान लेते हैं कि किसी समय t1 पर ए का जो सांद्रण था वो c1 था, ठीक है। कुछ समय के बाद, मतलब कितना समय के बाद, t2 समय के बाद इसका जो सांद्रण हो जाता है वो कितना हो जाता है, c2 हो जाता है। क्या हो जाता है, c2 हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या होगा भाई? तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होगा वो हम लोग पढ़े हैं, सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल। सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो सांद्रण परिवर्तन पहले c1 था, फिर c2 था। यहाँ पर t1 माइनस t2 नहीं लिखेंगे, t2 माइनस t1 करेंगे। छोटा में से नहीं, बड़ा समय में से छोटा समय। समझ में आ गया? तो ये है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। वही चीज है, वही चीज है भाई, वही चीज है। ये कोई एग्जैक्ट पॉइंट पर था, ठीक है। मान लेते हैं कि t1 समय पर इसका सांद्रण जो था c1 था, लेकिन कुछ समय t2 बाद इसका सांद्रण c2 हो जाता है। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा वो c1 माइनस c2 पूरा का बटा t2 माइनस t1 बराबर डेल्टा c बटा डेल्टा t। ये आप लोग लिख लीजिए। ऐसे नहीं लिखेगा, हम लोग लिखवा रहे हैं। ये लिखे हैं, इसके नीचे आप लिखे थे जैसे जैसे, उसके जस्ट अगला पॉइंट में लिखिएगा। माना कि t1 समय पर ए का सांद्रण c1 है, ए का कैपिटल ए का सांद्रण c1 है, तथा
T2 समय पर तथा T2 समय पर A का सांद्रण C2 हो जाता है, तब अभिक्रिया का वेग ये वाला आप लोग लिखिएगा, तब रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं, या अभिक्रिया का वेग बराबर C1 माइनस C2 बटा T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा T। और इसके आगे एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, सांद्रण किसका कहा है, डेल्टा A। तो यहाँ पर ये इसको इस तरह से लिखेंगे, A बटा डेल्टा T। ये ध्यान रखिएगा, कोष्टक में लिखिएगा, ए को किस में लिखिएगा, कोष्टक में लिखिएगा आप लोग, ठीक है। ए को किस में लिखिएगा, कोष्टक के अंदर लिखिएगा, ठीक है। और ये कोष्टक क्या बता रहा है, मोलर सांद्रण। ये जो कोष्टक है ये हमारा क्या बता रहा है, मोलर सांद्रण को सूचित कर रहा है, ठीक है, मोलर सांद्रण को सूचित कर रहा है। ध्यान में आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को, तो समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लिया कि ये जो तो हम लोग रिएक्शंस देते हैं कि ए से बी बन गया, ए से बी बन गया हमारा, ए हमारा विकारक था और बी हमारा प्रतिफल था। ए से बी जब बन गया तो इस अभिक्रिया का हमें लिखना पड़ेगा अभिक्रिया वेग। एक तो अभिकारक में ए है और दूसरा हमारा प्रतिफल का यानी कि बी का, ठीक है। एक किसका लिखना पड़ेगा, अभिकारक का, और दूसरा हमारा लिखना पड़ेगा किसका, प्रतिफल यानी कि बी का। तो दोनों का अलग अलग होगा, समझ में आ रहा है। अब संपूर्ण जो अभिक्रिया होगा उसका, उस अभिक्रिया का वेग किस तरह से लिखेंगे वो ध्यान से आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, तब समझ में आपको क्लियर कट आ जाएगा। अगर नहीं आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो सबसे पहले ये जो हम लोग रिएक्शन लिखें कि ए से बी बन गया, ठीक है, ए प्रतिफल है और बी क्या हमारा है, ए प्रतिफल है, ए हमारा अभिकारक है और बी हमारा क्या है, प्रतिफल है, ठीक है। ए का सांद्रण घट रहा है, बी का सांद्रण बढ़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ए का अभिक्रिया वेग जो लिखेंगे, ए का अभिक्रिया वेग जो लिखेंगे वो बराबर लिखेंगे डेल्टा ए डेल ऑफ ए पूरा का बटा डेल ऑफ टी। ये सभी को समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया होगा, डेल ऑफ ए डेल ऑफ टी। ये डेल जो है डेल्टा डिफरेंशिएशन है, और यहाँ पर ये जो है हमारा ये मोलर सूचांक है, क्या है, मोलर सूचांक। ए का अभिक्रिया वेग ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक माइनस साइन देना है हमें, माइनस साइन इसलिए क्योंकि ए का सांद्रण क्या हो रहा था, घट रहा था। ए का सांद्रण जब घटेगा तो इसके अभिक्रिया वेग में आगे क्या लगाएंगे, माइनस साइन पुट अप करेंगे। क्या लगाएंगे, माइनस साइन पुट अप करेंगे। अब यही जो हमारा है बी का अभिक्रिया वेग अगर लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ बी पूरा का बटा डेल्टा ऑफ टी, और यहाँ पर हम लोग भूलेंगे नहीं प्लस साइन पुट करना। समझ में आया, प्लस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो बी है हमारा वो प्रतिफल है, और प्रतिफल का सांद्रण लगातार जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाती है प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता जाता है, इसलिए उसको हम लोग आगे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब संपूर्ण अभिक्रिया का वेग जो होगा, संपूर्ण अभिक्रिया का वेग मतलब ये पूरा अभिक्रिया का वेग, तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग संपूर्ण अभिक्रिया का वेग, इस तरह से लिखेंगे माइनस ऑफ डेल्टा ए
माइनस ऑफ डेल ऑफ ए पूरा का बट्टा डेल टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल ऑफ बी पूरा का बट्टा डेल टी। ये क्लियर हो गया। तो ये इस जो रिएक्शंस था ए से बी जो बना था उसका हम लोग अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए अब सीख चुके हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लिखिए, एक क्वेश्चन लिखना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। अब कोई रिएक्शन है हमारा, लिखिएगा क्वेश्चन में 2a से b के लिए अभिक्रिया का वेग लिखिए। 2a से b के लिए अभिक्रिया का वेग लिखें। किस तरह से अभिक्रिया का वेग लिखेंगे भाई? इसमें यहां पर देखेंगे, यहां पर ये अभिकारक है और ये क्या है बाबू? प्रतिफल है। ए का कितना मोल है? यहां पर ए का 2 मोल है। कितना मोल है? 2 मोल। ए का जब दो गुना मोल मतलब 2 मोल जब खत्म होता है तो बी का कितना मोल बनता है? 1 मोल बनता है। ये सभी को क्लियर है। ए का 2 मोल जब खपत हो जाएगा तो बी का कितना मोल बनेगा? 1 मोल। मतलब बी का 1 मोल बनाने के लिए हमको कितना खपत करना पड़ेगा? 2 गुना। अगर बी को हम लोग 2 मोल बनाने हैं तो ए को कितना खपत करना पड़ेगा? 4 मोल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस तरह से लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका अभिक्रिया का वेग कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं है। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिखेगा? यहाँ पर इसका सांद्रण क्या हो रहा है? कम रहा है। इसका सांद्रण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट गुणनांक जो है अभिकारक जो a का 2 है, इस गुणनांक को आप नीचे ले जाइएगा, हर में ले जाइएगा। कहाँ ले जाइएगा? हर में। तो हर में ले जाइएगा तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। 2 को नीचे रखेंगे तो 1 तो ऊपर होगा, तो 1/2 डेल्टा ऑफ क्या? a और पूरा का बटा डेल्टा ऑफ t। एक चीज यहाँ पर छूट रहा है, वो क्या छूट रहा है? माइनस छूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ये माइनस। तो ये अभिक्रिया का वेग ये किसके लिए हुआ? किसके लिए हुआ? अभिकारक के लिए हुआ। अबे और किसका लिखना है? इस प्रतिफल का लिखना है। प्रतिफल हमारा कौन है? बी है। तो बी के प्रतिफल के लिए क्या लिखेंगे? बराबर प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? डेल्टा ऑफ बी पूरा का बटा डेल्टा ऑफ टी। समझ में आ गया? तो ये होती है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इस तरह के जो अभिक्रिया होती हैं, अभिक्रिया का वेग इस तरह से लिखा जाता है। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए से 2b के लिए अभिक्रिया का वेग लिखिए। कैसे लिखेंगे? यहां पर देख रहे हैं कि ए जो हमारा है, ए क्या है दोस्त? ए हमारा अभिकारक है, बी क्या हमारा? प्रतिफल है। ए का 1 मोल खपत होने से बी का कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। मतलब बी अगर 4 लाना है तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 2। ए का कितना मोल लेना पड़ेगा? 2 मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ए का कितना मोल है? 1 मोल है। 1 मोल से बी का कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखिएगा अभिक्रिया का वेग बराबर ए का सांद्रण क्या हो रहा है? कम रहा है। यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है। अगर गुणांक रहता तो कहाँ चल जाता? बट्टा में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल्टा ऑफ ए पूरा का बट्टा डेल्टा ऑफ टी। यहाँ पर कौन सा साइन देंगे? माइनस चिन्ह देंगे। क्यों? क्योंकि ए का सांद्रण क्या हो रहा है? कम रहा है। बराबर यहाँ पर देखिए बी का गुणनांक है 2। अब गुणनांक को हम लोग कहाँ लेके जाते हैं? बट्टा में। तो लिखेंगे 1/2 लिखेंगे और डेल्टा ऑफ क्या लिखेंगे? बी पूरा का बट्टा डेल्टा ऑफ टी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस साइन देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा क्या है? प्रतिफल है। और प्रतिफल क्या होता है?
जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया होगी, प्रतिफल का जो सांद्रण होता है वो हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा समय के साथ बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? और सांद्रण जो A का होता है वो अभिकारक में होता है, और अभिकारक का जो सांद्रण होता है वो समय के साथ कमते जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए सीख गए। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, एंड इन माय सेकंड लेक्चर हम जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट लाएंगे, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इज द मेजर role play in our physical chemistry. So you have to practice more and more questions from your physicals chemistry's book, that is called chemistry NCERT से भी आप कर सकते हैं, and also use somewhat book prefer that is called which was comes in the presence of भारती भवन, और भी बहुत सारे बुक हम लोग यूज कर सकते हैं, but you have to ensure that you have to complete one book at least. ठीक है, एटलीस्ट एक बुक आपको खत्म करना ही करना है। अगर आप इस नोट्स को नोट डाउन कर रहे हैं तो उसके साथ आप एक रेफरेंस बुक भी आप ले सकते हैं। वो ABC का हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है ये भारती भवन का, किसी का भी बुक आप प्रेफर करिए और पढ़िए उसको। सबसे पहले तो नोट्स पढ़िए, अगर नोट्स नहीं समझ में आया तो वो पढ़िए। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि इस नोट्स को अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इस समय अगर आपको कहीं पर लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप मार्क आउट कर दीजिए, हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क आउट कर सकते हैं, और बाद में हमसे आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उस समय हम और अच्छा से आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, बशर्ते आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया था। ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं जो भूल जाते हैं कि हमें कुछ पूछना था। तो आप अगर इफ यू आर गोइंग टू बी सीरियस, ठीक है, अगर आप सीरियस हैं पढ़ने के लिए तो आप लोग को वो चीज याद रहेगा। बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी सीरियस टू रीड such types of chapter in your chemistry part, then I think it is not very useful for you. अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो it becomes very easy in your daily life and you can relate this from your daily life. So हम आशा करेंगे कि आप अच्छा से पढ़िए और घरों में आप रहें, क्योंकि घरों में रहिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है पढ़ाई के प्रति अभी फिलहाल बना हुआ रहेगा, क्योंकि बाहर जाना नहीं है और आप लोग घर में रहकर कुछ काम नहीं है आप लोग को, सिर्फ मोबाइल। यू हैव टू ऑपरेट ओनली मोबाइल्स। तो मोबाइल्स को ऑपरेट करना बंद कर दीजिए, मोबाइल को ऑपरेट करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल जो है दैट इज ओनली फॉर एसेंशियल्स पर्पसेस, नॉट फॉर व्हाट्सएप, नॉट फॉर फेसबुक, नॉट फॉर टेलीग्राम, नॉट फॉर a Twitter account and so and so on. So you have to utilize your time in your study with the help of YouTube channel Genius Champaran Kumar. तो आप लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए ही इसको आप उपयोग कीजिए, तो हमारे समय से ये बेटर होगा। ठीक है, तो आप लोग कहीं ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल करिएगा तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। आज नहीं तो कल जरूर वो डिफेंड होगा। सो हमारा आपसे यह आग्रह है कि आप YouTube का अभी फिलहाल, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, किसी लोग ने समझ रखा होगा कि सर ने कभी बोला कि नहीं YouTube यूज करना है, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने बोला है ओनली फॉर 1 year। यू हैव टू पेशेंस रखना है कि 1 साल किसी तरह से बर्दाश्त करके हम सिर्फ वीडियो लेक्चर ही देखें, और हमारे जो नोट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब पर देखेंगे भाई, या फिर गूगल में सर्च करेंगे। तो 1 साल आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मस्ती है। यू हैव टू स्कोर मोर देन 70 or 80%, देन यू विल बिकम मोर एनर्जेटिक इन कंपेरिजन टू द अदर स्टूडेंट। तो आप लोग क्या करिएगा कि इसको आप डेली पढ़िए, वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिए, ईयरफोन लगा लीजिए, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हिसाब से आप 1 घंटा आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप घर में हैं तो पारिवारिक जो दूरियां हैं उसको मेंटेन आप रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखिए।
ऐसा नहीं है कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग अपने परिवार से, मैं यहाँ बैठा हूँ, पापा वहाँ बैठा हूँ, वो वहाँ, इस तरह का नहीं, दैट इज, ये तो एवेंजर हो जाएगा। इस तरह का काम नहीं करना है आप लोग को। जो लोग बाहर से आए उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल अपनाना है, और अपने से, क्योंकि हमें तो कोरोना नहीं है, घर में तो रहते रहते कोरोना आएगा नहीं। दैट्स कम फ्रॉम द अदर पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से वो आए हैं तो उनको हो सकता है, अगर वो घर पे आए तो उन्हें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना इज जस्ट अ डेंजरस वायरस दैट कैन आपको तो ख़त्म कर ही देगा, और साथ में आपके परिवार को भी हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वैक्सीन नहीं बना है, तो अब मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, और आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुश मिजाज, खुशी खुशी जीवन अभी व्यतीत कीजिए, क्योंकि अभी हमें नहीं लगता कि 1 महीना में हो जाएगा। ठीक है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बट हमें नहीं लगता। बट ईश्वर से जल्दी कामना करते हैं कि आप लोगों की क्लास ऑनलाइन ही हो या ऑफलाइन हो, दिक्कत ना हो। बस एक ही ख्याल होना चाहिए, दिक्कत ना हो। नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी इन एनी सब्जेक्ट, आइदर इट इज द फिजिक्स और इट इज द केमिस्ट्री। ओके, तो हम इस लेक्चर को आज ही खत्म कर रहे हैं। अब कल हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा लेक्चर होगा, उसको आप अटेंड जरूर करिएगा। ये पहला लेक्चर था और वो केमिकल काइनेटिक्स का, और इसको आप देखने के बाद, बार बार देखने के बाद, आपको लेक्चर 2 और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।